हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिफरेंट टॉपिक्स। सबसे पहले द टर्म ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कहाँ से ये जो है टर्म आई उसके बारे में पढ़ेंगे। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक्चुअली इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए फिनोमिना which occur in greenhouse, and this greenhouse is actually a small glass house. ये आपके सामने ग्लास हाउस है, and this glass house is used for growing crop. विंटर सीजन में अगर हम समर सीजन की क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं तो इस ग्लास हाउस के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। द क्रॉप विच रिक्वायर हायर टेम्परेचर, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो उसके लिए वी कैन क्रिएट दिस ग्लास हाउस। अब जो ग्लास हाउस है ये इसका अगर हम डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखें तो पार्किंग में अगर गाड़ी है या जैसे आपकी स्कूल बसेस रहती हैं तो गर्मी के दिनों में जब आप बस के अंदर एंट्री करेंगे तो यू फाइंड वेरी डिस्कम्फर्ट की टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो वाई टेम्परेचर ऑफ द कार और बस इज़ मच हायर देन द सराउंडिंग एटमोसफियर। सो यहाँ पर रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि सन से जो रेज हैं दे कैन एंटर द ग्लास, लेकिन जो यहाँ पर जो अंदर जो रेज जो अंदर गई हैं व्हेन दे स्ट्राइक द अर्थ और ग्लास, दे आर रिफ्लेक्टिंग इंफ्रारेड रेज। जो इंफ्रारेड रेज हैं दे आर लॉन्गर वेवलेंथ्स एंड दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द ग्लास। तो यही वजह है कि जो हीट है वो एंट्रैप होकर अंदर ही रह जाती है और ग्लास हाउस का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, ज़्यादा। C3 प्लांट्स में भी प्रोडक्टिविटी को यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम ग्लास हाउस का यूज़ करते हैं। ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे टोमेटो है या बेल पेपर है, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसी तरह का ग्लास हाउस क्रिएट करते हैं और उसमें हम इस तरह के जो हैं केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जो CO2 का रिलीज़ भी ज़्यादा करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा होगी और फार्मर को जो प्रोडक्शन मिलेगा वो भी ज़्यादा होगा। सो ग्रीन हाउस का मतलब यहाँ पर क्या है, a small glass house which is used for growing different type of plants at a very high temperature if the surrounding temperature or actual temperature of an area is less. Now इस स्लाइड में हम कुछ डाटा पढ़ेंगे कि सन से जो भी रेज हैं ऑलमोस्ट जो है 1/4 ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस दे आर रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स एंड गैसेस। क्लाउड्स एंड गैसेस जैसे 20% एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स, और यहाँ पर देखो ये इन्होंने ये स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड एंड गैसेस, और जो ऑलमोस्ट 50% है दैट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो 50% लाइट है, सनलाइट है दैट फॉल ऑन द अर्थ, 1/4 है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स। और ये यहाँ पर 20% यहाँ पर इन्होंने एब्जॉर्ब बाय क्लाउड्स दिखाई और 6% स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर। तो ऑलमोस्ट ये 26% जो है 1/4 हो गया, ये 26% इन्होंने दिखाया यहाँ पर, और जो 49% है दैट रीच द अर्थ सरफेस। तो दो डाटा आपको याद करने हैं कि जितना भी जो सोलर रेडिएशंस है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का 1/4 क्लाउड एंड गैसेज रिफ्लेक्ट करती हैं और ऑलमोस्ट 50% जो है दैट फॉल ऑन द अर्थ। अर्थ इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और स्मॉल पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक। अर्थ जो है ये जो 50% जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है दैट इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ एंड इट हीट इट, और जो वेरी स्मॉल पोर्शन ऑलमोस्ट अबाउट 5% इज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस। तो अर्थ जो है वो हीट की फॉर्म में, इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में हीट को रेडिएट करती रहती है। और यहाँ पर ये जो डाटा है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ये समझने के लिए कि एक प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है दैट इज़ गोइंग टू बी मेंटेन्ड, और उस फिनोमेना को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे दैट इज़ ग्रीन हाउस फिनोमेना। यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एक्चुअली ए नेचुरल फिनोमेना
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अगर ये फिनोमेना नहीं होता तो अर्थ जो है हमारी फ्रोजन होती और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में होता। द मीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस और लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का, ग्लोबल मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। ना पीछे के स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो सन से रेडिएशंस हैं सम आर रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स और 50% जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल होंगे, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। लगातार अर्थ जो है हीट को री एमिट करती रहती है इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। जैसे ही सनलाइट आई अर्थ पर, अर्थ इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन जो इंफ्रारेड रेज हैं दे आर एमिटेड बाय, ये देखो अर्थ ने 50% रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और कुछ रेडिएशंस जो है, कुछ हीट को अर्थ इंफ्रारेड की फॉर्म में क्या करती रहती है, एस्केप करती रहती है, रिलीज करती रहती है। लेकिन यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, gases present हैं CO2, CH4. These gases are known as greenhouse gases because they are responsible for this greenhouse effect. So अर्थ ने जो भी infrared rays emit करी हैं, these radiations are absorbed by CO2 and CH4. ये जो gases upper atmosphere में present हैं और ये जो gases हैं वो heat energy radiate करती रहती हैं after absorbing infrared rays। ये जो gases हैं they absorb these high energy infrared radiations and radiate out heat और वो हीट वापस जो है वो कहाँ आ जाती है, अर्थ सरफेस पर। और इस तरीके से जो है ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। कब तक, जब तक अर्थ के पास इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं एमिट करने के लिए, जब तक अर्थ के पास एनर्जी है टू रेडिएट इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। सो यहाँ पर हमने क्या कहा है, almost 50% sunlight fall on the earth, major portion of light is absorbed by earth atmosphere, almost 5% is reflected back। अब जो अर्थ ने लाइट एब्जॉर्ब करी है, अर्थ उस लाइट को हीट की फॉर्म में रेडिएट करती है। किसकी फॉर्म में, इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में। अर्थ का जो सरफेस है वो हीट को री एमिट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। यानी कि अर्थ लगातार क्या, कौन सी रेज रिलीज करती रहेगी, इंफ्रारेड रेज। अब एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेज हैं, जैसे CO2 है, CH4 है, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो अपर एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इंफ्रारेड रेज हैं दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और ये गैसेस इन रेज को एब्जॉर्ब करके क्या रेडिएट करती हैं, हीट, एंड दैट हीट इज रिफ्लेक्टेड बैक। और ये जो हीट वापस आई है इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह रहा है। अर्थ में जो हीटिंग का जो प्रोसेस है दैट इज़ गोइंग ऑन और यही वजह है कि जो टेम्परेचर है अर्थ का, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस इज़ द फिनोमिना विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल है। और ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक अर्थ के पास क्या प्रेजेंट है, इंफ्रारेड रेज टू एमिट। तो दिस प्रोसेस विल गो एज लॉन्ग एज देर आर लॉन्गर वेव रेडिएशंस टू एमिट। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है कि जो CO2 है, CH4 है, दे आर ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट। बिकॉज जो सनलाइट आएगी उसको ये कुछ नहीं करेंगे, ये यहाँ से आ जाएंगे, उनको वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज है दे आर ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट बट दे आर ओपेक टू लॉन्ग वेव जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए ओपेक है, मतलब ये इनको एब्जॉर्ब करेंगी और रेडिएट करेंगी हीट, and that heat is used for warming of the earth atmosphere। CO2, CH4 को हम commonly green house gases कहते हैं because mainly they are responsible for greenhouse effect। So what is greenhouse effect? Phenomena which is responsible for maintaining mean global temperature of earth
दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। अगर ये फिनोमेना नहीं होता तो हमारी जो अर्थ है वो फ्रोजन होती और एवरेज टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस। और एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ पर एक तरीके से ब्लैंकेट का काम कर रहा है, बिकॉज सर्दियों में जैसे अगर हम कोई वुलन स्वेटर या जो है शॉल लेते हैं या ब्लैंकेट से अपने बॉडी को कवर करते हैं, तो ब्लैंकेट क्या करता है कि अंदर की हीट को अंदर ही रहने देता है। तो इसी तरह जो अर्थ ने रेडिएशंस एमिट करी है वो एटमॉस्फेयर ने वापस अर्थ के पास भेज दी है, यहाँ से एमिट करी वापस इधर आ गई। सो जो एटमॉस्फेयर है दैट इज एक्टिंग एज ए ब्लैंकेट एंड कीप द अर्थ warm. So this is greenhouse effect. Already we have covered it. Significance of greenhouse effect is to maintain global mean temperature and इसकी वजह से ही जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, अदरवाइज जो टेम्परेचर है वो कितना होता -18 डिग्री सेल्सियस। ना पाई चार्ट आपके सामने है जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो है प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज़ 60%। तो 60% इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है 20% मीथेन, CFC 14% एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज 6%। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, 20% मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, हालांकि ये अभी बैन है, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, लेकिन फिर भी इनका जो परसिस्टेंट डैमेजिंग एक्शन है आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बैन होने के बावजूद जब पहले यूज हुए तो उसकी वजह से आज भी एटमॉस्फेयर में हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, CFC 14%, nitrous oxide 6%. So this is relative contribution of various greenhouse gases. CO2, CH4, nitrous oxide, chlorofluorocarbon के अलावा ओजोन also act as greenhouse gas. Water molecule also act as greenhouse gas. So water and ozone also act as greenhouse gas. अभी तक हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ए वेरी यूजफुल फिनोमेना, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड है एंड अर्थ इज़ कैपेबल ऑफ कीपिंग इटसेल्फ वार्म। अब हम पढ़ेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड वेरी मच एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ, अब उन गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। लगातार जो है ईयर बाय ईयर जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ इंक्रीजिंग। अगर हम पास्ट सेंचुरी में देखें तो 0.6 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है। और किस वजह से है ये? दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे अगर हमने बात करी थी अभी नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट से, सन से जो रेज आती हैं अर्थ उनको री एमिट करती इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो वापस कहाँ जाती हैं? अर्थ पर। अब क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से क्या है? मोर एंड मोर हीट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। जो हीट एस्केप इनटू स्पेस है वो अब कम हो गया है, बिकॉज जो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन क्या हो गया है? ज़्यादा, जिसकी वजह से जो री रेडिएशन था वापस अर्थ पर जो इंफ्रारेड रेज आ रही थी हीट की फॉर्म में, वो प्रोसेस और ज़्यादा हो गया है, और जो एस्केपिंग ऑफ हीट इनटू एटमॉस्फेयर और स्पेस जो है अपर एटमॉस्फेयर और स्पेस वो कम हो गया है। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है? देयर इज़ ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अगर जैसे हमने पीछे बात की थी कि जो अपनी अर्थ है दैट एमिट लॉन्ग वेव रेडिएशंस, और जो रेडिएशंस यहाँ पर CO2, CH4 N2O इनका कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इन हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगी और फिर वापस भेजेंगी कहाँ पर? अर्थ की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पर जो री एमिटेड हीट है उसका प्रोपोर्शन क्या हो गया है? ज़्यादा, और स्पेस के अंदर जो हीट एस्केप होकर जा रही थी वो कम। तो अल्टीमेटली क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है
है, ये अपना करंट इशू ऑफ कंसर्न है थ्रू आउट द ग्लोब। एवरीबडी इज़ कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, जैसा हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके मेल्ट होने का रिस्क है। अब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जो वो सी के अंदर जो वाटर लेवल है वो राइज होगा, और जो जितने भी सिटीज़ या कंट्रीज जो सी के आसपास हैं और उनको जो है सबमर्जेंस का खतरा रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में। दिस स्लाइड शोज इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सो मैनी इश्यूज आर देयर, एंड दिस इज़ ए गुड पिक्चर वेयर इट इज़ ट्राई टू शो दैट हाउ दीज आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप एनर्जी, तो एटमॉस्फेयर जो है वो वार्मर होगा, एंड दिस हेल्प इन मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस होने से क्या होगा कि सी लेवल जो है वो राइज होगा, और सी लेवल राइज होने से अब वार्मर ओशियन है तो उसकी वजह से भी सी लेवल राइज होगा, और उसकी वजह से जो स्ट्रॉम्स है, टॉर्नेडो हैं या सुनामी हैं, उनके आने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा। और स्नो एंड आइस एब्जॉर्ब होने की वजह से देयर विल बी हैबिटेट लॉस। जो भी सिटीज़ हैं जो या कंट्रीज़ हैं जो ओशियन के आसपास सिचुएटेड हैं, उनके डूबने का खतरा रहेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होंगी तो जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो हैबिट्स हैं या जो सीजनल माइग्रेशंस हैं, दैट विल बी अफेक्टेड। मोर इवोपरेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि कुछ जगह पर तो बारिश ज़्यादा होगी और कुछ जगह पर क्या होगा, सूखा होगा, और फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा। सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, और जो कोस्टल एरियाज हैं उनको सबमर्ज होने का रिस्क रहेगा। इसके बाद डिलीटीरियस चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट में, ओड क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, अर्थक्वेक्स एंड सुनामी के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जैसे एल नीनो इफेक्ट हो सकता है। और इसके बाद जो है जो फ्लड और ड्रोट का जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो सीजनल वेरिएशंस हैं वो और ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा उनमें, और जिसकी वजह से जो है जो पैटर्न है हमारा क्रॉपिंग का पैटर्न है या जो प्रोडक्टिविटी पैटर्न है वो काफ़ी हद तक उसमें अफेक्टेड होगा, और विल कॉज डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑल्सो, राइट। जैसे CFC से हमको रिलेट करेंगे। कौन कौन से तरीके हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग और टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट इज CNG एंड LPG का यूज़, बिकॉज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, तो अगर CNG और LPG का यूज़ करेंगे तो ये इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को अगर हम लगाते हैं, डिफॉरेस्टेशन का जो है कम करते हैं और प्लांटेशन ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी क्या होगा कि प्लांट्स विल होल्ड मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ CO2। फॉसिल फ्यूल का यूज़ हमें कम करना चाहिए, और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम हो, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, इनका यूज़ कम हो। इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो यूज़ करे जाएँ, यूज़ करने के पैटर्न में आने चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ताकि जो है कि कितना CO2 लेवल, हमें कुछ नॉर्म्स डिसाइड करना चाहिए कि पर कंट्री पर सिटी कितना CO2 जो है वो मैक्सिमम लिबरेट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में, और किस तरीके से जो है हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करें ताकि एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस का प्रपोर्शन ज़्यादा ना हो। और सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है टू कमांड ऑन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज जो मेन रीज़न है सभी के पीछे कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन भी है, बिकॉज पॉपुलेशन की डिमांड को मीट आउट करने के लिए वी आर डूइंग दिस। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग ओजोन लेयर। ओजोन मीन्स O3। ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। एक्चुअली अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ से जो है सबसे ऊपर जो एटमॉस्फियर है, अर्थ के जस्ट पास जो एटमॉस्फियर है, उसमें उसका जो जो जो, जो उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद होगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद है
मीजोस्फीयर, एंड मीजोस्फीयर के बाद है आयोनोस्फीयर। सो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। ओजोन लेयर कहाँ मिलेगी? स्ट्रेटोस्फीयर में, और इधर जो है रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन है। अब ओजोन यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगी। ओजोन का काम है यूवी रेडिएशंस को, जो भी सन से यूवी रेज आती हैं उन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करना। यूवी रेज 3 कैटेगरीज की होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। सो मोस्ट ऑफ द यूवी रेज आर एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। सो ये जो इसकी जो सिचुएशन अगर हम देखें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? 10 to 50 किलोमीटर जो है एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है, मतलब ज़मीन से अगर हम सी लेवल से हाइट देखें तो 10 to 50 किलोमीटर अबाव है ये। सो ओजोन लेयर आपको याद रखना है स्ट्रेटोस्फियर में है, और मेन काम ओजोन लेयर का काम क्या है? एक्ट एज शील्ड टू प्रोटेक्ट यूवी रेज, बिकॉज इट इज़ एबल टू एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड डज नॉट अलाउ देम टू फॉल ऑन अर्थ। अदरवाइज क्या होगा कि यूवी रेज से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम आगे यहीं पर पढ़ेंगे। Here we will study how ozone layer is formed and why this layer is depleted. अगर हम अपर स्ट्रेटोस्फियर में देखें तो there are 2 type of reactions basically. See, this is O2 with the help of UV rays is broken down into free radical of oxygen, and now these free radical combine with O2 to form ozone. This reaction is reversible. बिफोर ओजोन डिप्लीशन, अगर हम पीछे बैक में जाएं काफ़ी साल पहले जब ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन कम था, उस दौरान क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड डिसोसिएशन ऑफ ओजोन वाज इन इक्विलिब्रियम, और यही वजह है कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का कंसंट्रेशन मोर और लेस बैलेंस्ड था। दिस इज द वे हाउ ओजोन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. Oxygen is dissociated into free radical of oxygen by UV rays, and now this O2 combined with O2 form O3, and this ozone is again dissociated into O2 and O. लेकिन शुरू में क्या था कि this reaction was highly balanced, यही वजह है कि जो ओजोन लेयर है that was constant और उसको कोई खतरा नहीं था। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो रेफ्रिजरेंट्स या एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं। अभी इनका जो यूज़ है वो बैन है, लेकिन अभी भी इनका परसिस्टेंट और डैमेजिंग एक्शन है। कैसे, वो देखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूवी रेज के इन्फ्लुएंस में फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद यूवी रेज दे प्रोड्यूस फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, and now these free radical of chlorine combine with ozone and break ozone into oxygen, and this free radical ClO again combine with O to form Cl free radical. अब यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग का मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, दे आर रीजनरेटेड एज सच आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ए मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ए मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन दे आर रीजनरेटेड एज सच। यहाँ पर ये ClO O की बजाय O3 के साथ भी एक्ट कर सकते हैं। तो जब ClO O3 के साथ एक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल, साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो दीज फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन दे आर रिकवर्ड एज सच आफ्टर डिग्रेडिंग मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने के बाद भी ये एनवायरनमेंट में एज सच प्रेजेंट है, और लगातार इनका परसिस्टेंट जो है डैमेजिंग एक्शन है, और दे आर डिग्रेडिंग ओजोन लेयर. So chlorofluorocarbon are responsible for degradation of ओजोन लेयर. दे आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, वर यूज्ड इन, अभी इनका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इनका जो यूज़ है वो बैंड है. दे वर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, एसी, एरोसोल्स एट्सेट्रा. और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इनका जो परमानेंट डैमेजिंग एक्शन है. ओजोन होल, दिस पिक्चर शो ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका.
ओजोन होल का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन में ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो जाना, उसको हम कहेंगे ओजोन लेयर। शार्प डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। और ये भी ध्यान रहे ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है, ये स्प्रिंग सीजन में होती है। ओजोन होल इज मार्क्ड ओवर एंटार्क्टिका और ये हर साल क्लियरली विजिबल होता है बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। And thickness of ozone layer is measured in Dobson unit. So Dobson unit is a unit for measuring thickness of ozone layer, and there is a sharp decline in thickness of ozone layer during spring. Montreal Protocol, very important question. Montreal Protocol को साइन किया गया था Montreal, Canada में in 1987. So this protocol was signed at Montreal, Canada in 1987, but ये जो प्रोग्राम है that became effective in January 1989। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो एम था that was to control emission of ozone depleting substance, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की एमिशन को कम करना, और 197 कंट्रीज़ ने इसे साइन किया था। इट मीन्स जो 197 कंट्रीज़ हैं वो इनकी गाइडलाइंस को, इस प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। और उसका एक रिज़ल्ट क्या था कि जो CFCs हैं उनको, उनका जो मैन्युफैक्चर है वो फेज आउट किया गया था और उनकी जगह कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज में लाने के लिए कहा गया, दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, for example R410A and R134A. So Montreal Protocol was aimed at to replace chlorofluorocarbon, because अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है they are responsible for depleting ओजोन। और साथ में सबसे जो वार्निंग इनका साइन है दैट इज दे आर हैविंग परसिस्टेंट डैमेजिंग एक्शन ऑन यूवी रेज। सो अभी चाहे हमने इनका यूज़ करना बंद कर दिया है बट इवन देन ओजोन डिप्लेशन इज गोइंग ऑन। सो दिस इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपके सामने है अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रही हैं यूवी रेज। सो यूवी रेज विजिबल स्पेक्ट्रम के नीचे होती हैं। वेवलेंथ जो है इनकी दैट इज़ 100 to 400 नैनोमीटर की रेंज में कौन है, यूवी रेज। और यूवी रेज वेवलेंथ के बेस पे तीन तरह की हैं, UVA, UVB एंड UVC। UVC आर एक्सट्रीमली डेंजरस। लगभग 100% UVC एंड 50% UVB आर एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर और वो धरती पर नहीं आती हैं। सो UVC एंड UVB, 100% of UVC and 50% UVB are absorbed by ozone layer। और जो UVA है and 50% of UVB came on the earth surface। और यहाँ पर these rays are having very harmful effect on plants as well as animals, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आपको याद रखना है, हैविंग वेवलेंथ लोअर देन विजिबल लाइट। और जो इनकी वेवलेंथ है दैट इज 100 to 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है। तीन तरह की ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, UVA, B एंड UVC। UVC आर लेथल और ये किल भी कर सकती हैं, but they are thanks to ozone layer, UVC are absorbed by ozone layer। UVB radiations and UVA came on the earth surface। DNA and protein दो बायोमोलिक्यूल हैं which are able to absorb UV rays। UVB can be absorbed by DNA and protein। और यही वजह है कि जब DNA and protein UVB को absorb करेंगे they will get energy and this energy
is responsible for breaking of DNA as well as protein. प्रोटीन के अंदर या DNA के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या होगा, डीनेचर, DNA में म्यूटेशंस आने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा. सो DNA एंड प्रोटीन आर बायोमोलिक्यूल विच आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग यूवी रेज. DNA के अंदर जो यूवी रेज हैं दे विल कॉज म्यूटेशन बाय ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड, और प्रोटीन्स को भी ये डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से एजिंग ऑफ स्किन होगा, बिकॉज स्किन के अंदर भी जो है प्रोटीन इज प्रेजेंट और दैट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द मसल मास हेल्दी. लेकिन अगर ये प्रोटीन डैमेज होगा मसल से तो इट विल रिजल्ट इन रिंकल्ड स्किन, सो इट विल रिजल्ट इन एजिंग ऑफ द स्किन. स्किन सेल्स को डैमेज भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के स्किन कैंसर्स भी हो सकते हैं. इसके अलावा जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया भी यूवीबी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एब्जॉर्प्शन की वजह से कॉर्निया में जो है कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्नो ब्लाइंडनेस. स्नो ब्लाइंडनेस क्या है, क्योंकि जो ब्लाइंडनेस है दैट इज रिलेटेड विद स्नो. जो आइस है, आइस ऑल्सो एक्ट एज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम. तो जो यूवी रेज हैं वो आइस से टकराकर जब रिफ्लेक्ट होंगी तो वो कॉर्निया को अगर हिट करती हैं तो कॉर्निया विल एब्जॉर्ब यूवी रेज, और जिसकी वजह से कॉर्निया का क्या हो सकता है, कॉर्निया डैमेज हो सकता है एंड इट विल रिजल्ट इन स्लो ब्लाइंडनेस. इसके अलावा यूवी रेडिएशंस की वजह से इट विल रिजल्ट इन ओपेकनेस इन द लेंस, और उसके लिए जो डिजीज़ होगी दैट इज़ कैटरैक्ट, कि जो लेंस के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो सकती है, और उस डिजीज़ को हम क्या कहेंगे, कैटरैक्ट. तो स्नो ब्लाइंडनेस के अंदर कैरेटिनाइजेशन होगा कॉर्निया का ड्यू टू यूवी रेज, और कैटरैक्ट के अंदर जो लेंस है वो ओपेक हो सकता है, लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ा कम हो सकती है, और अगर ज़्यादा एक्सपोजर है इट मे रिजल्ट इन कंप्लीट ब्लाइंडनेस.